अकाउंटिंग इक्वेशन ये चैप्टर चला हुआ है हमारा, और इससे पहले हम इस चैप्टर की 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं लगभग 21 ट्रांजैक्शन। आज हम 22 से स्टार्ट करेंगे, और इसके अंदर हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन पढ़ी हैं लगभग वो क्वेश्चंस में आती ही आती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से पूछी जाए। जैसे कि हमने यहाँ पर ड्राइंग को लगभग 4 तरीके से किया था, 4 पॉइंट थे यहाँ पर, किसी भी तरीके से इनमें से पूछे जा सकता है ड्राइंग वाला पॉइंट। अब यहाँ पर हम 22 ट्रांजैक्शन करते हैं। रेंट रिसीव हुआ है 10,000 का। अगर रिसीव हुआ है तो मतलब बिजनेस के अंदर कोई ना कोई चीज़ आई है, तो यहाँ पर रेंट बोला गया है और अमाउंट दी गई है 10,000 की। और ये भी आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि अगर कोई अमाउंट आपको रिसीव हो रही है और वहाँ पर कोई बैंक का नाम मेंशन नहीं है तो आप उसको कैश में मानोगे। अगर यहाँ पर स्पेशली बैंक का नेम मेंशन कर देता कि आपको बैंक अकाउंट में ये अमाउंट रिसीव हुई है, तो वो अमाउंट आपकी जाती बैंक के कॉलम में। लेकिन यहाँ पर कोई बैंक मेंशन नहीं है, तो इस वजह से हम इसे कैश की अमाउंट मानेंगे कि ये मानेंगे कि वो कैश की फॉर्म में हमें 10,000 रिसीव हुए हैं। तो जब 10,000 रिसीव हुए तो हमारे बिजनेस में क्या आया है, कैश आया है। तो कैश कॉलम में 10,000 प्लस कर देंगे, मतलब कैश 10,000 से इंक्रीज हो गया। और दूसरा इसका इफेक्ट पड़ता है कैपिटल के ऊपर, तो कैपिटल भी हमारी 10,000 से क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये वाला पॉइंट हम लगभग पढ़ चुके थे पिछली वीडियोस में। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का केस। 23 है रेंट पेड इन एडवांस। रेंट आपने एडवांस में ही पे कर दिया। जब आपने एडवांस में पे कर दिया तो ये कौन सा केस बनता है, ये बनता है प्रीपेड का केस। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस में पेमेंट कर देना। तो यहाँ पर रेंट था 5,000 का था, उसकी एडवांस में ही पेमेंट कर दी। तो इसको कैसे करेंगे, जब भी आपने कोई पेमेंट की है तो बिजनेस से कैश तो गया है, मतलब ये तो क्लियर है कि 5,000 हमारे कैश में से डिक्रीज होंगे। लेकिन हमने पढ़ा था कि इसके 2 इफेक्ट पड़ेंगे। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा इसका, वो हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंस बन गए। जो हमने रेंट पे किया है वो हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस बन गए, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट होती है। तो इसके लिए हमें एक अलग से कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, वो होगा प्रीपेड एक्सपेंसेस का। प्रीपेड एक्सपेंसेस का हमें अलग से कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। और 5,000 को यहाँ पर हम कैश में से तो डिक्रीज कर देंगे, और हमारे लिए क्या बन गए, ये एसेट बन गए, और यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस के कॉलम में डाल देंगे। इसी तरीके से अब है आउटस्टैंडिंग का। अगर आप इनको भूल भी जाते हो तो उसको भी याद करने का एक तरीका बताऊंगी मैं। सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग को देख लेते हैं। पेड सैलरी इन कैश 5,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000। आपने सैलरी पे की कैश में, लेकिन 1,000 की अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अगर यहाँ पर कैश में पे की है सैलरी, तो इसका तो क्लियर है कि कैश में से वो अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कैश गया है। और इसी तरीके से कैपिटल में से भी 5,000 डिक्रीज हो जाएंगे कैश वाले केस में। तो लेकिन जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1,000 की, उसको कैसे करेंगे, वो अभी आउटस्टैंडिंग है, आपने उसके लिए अभी तक पेमेंट नहीं की। तो यहाँ से कैश तो कुछ नहीं गया, तो मतलब इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, हमें फ्यूचर में कभी ना कभी तो वो पे करने ही पड़ेंगे। तो जो भी हमारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी उसे लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। और 1,000 है तो इसे 1,000 को हम लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे 1,000। अब जो ये 1,000 है आपने अभी तक पे नहीं किए, ये फ्यूचर में कभी ना कभी आप पे करोगे, और हमारी ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। इसी वजह से यहाँ से हम कैपिटल में से इस 1,000 को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। अब ये आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस का और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दोनों हो गए। तो अब आपको याद कैसे रखना है इनको, इक्वेशन वाले क्वेश्चंस के लिए। जब प्रीपेड का केस आता है तो उसका सिर्फ एसेट साइड में इफेक्ट पड़ेगा, लाइबिलिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब आता है आउटस्टैंडिंग का केस तो उसका इफेक्ट सिर्फ पड़ेगा लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप इसको दोबारा से देखें, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस है मतलब कि पहले से ही पे कर दिया एडवांस में, अगर वो पे कर दिया एडवांस में तो आप यहाँ से क्लियर कर लेते हो कि आपके पास से कैश गया है। अब यहाँ पर अगर कैश के ऊपर इफेक्ट पड़ा, कैश एसेट साइड है, मतलब कि दूसरा इफेक्ट भी एसेट साइड ही पड़ेगा, प्रीपेड के ऊपर लाइबिलिटी साइड हमें नहीं जाना प्रीपेड के केस में। और इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग का अगर केस है, मतलब अभी आउटस्टैंडिंग है, आपने पे नहीं किए, तो इससे आप समझ जाते हो कि कैश यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। जब कैश नहीं आया तो हमें कहाँ जाना है, लाइबिलिटी साइड जाना है आउटस्टैंडिंग के केस में। अभी तक पे नहीं किए, फ्यूचर में पे करने हैं, हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई 1,000 की। तो इसी का यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा, डबल इफेक्ट पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रिएट हो जाएंगे, लाइबिलिटी बन गई, और कैपिटल हमारी 1,000 से डिक्रीज हो जाएगी।
नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी 10,000 का मशीनरी के ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज किया है। इस टाइप का भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको या तो मशीनरी की वैल्यू दी गई होगी क्वेश्चंस में ऊपर, या फिर बीच में कहीं कोई पॉइंट पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि मशीनरी परचेज की है 1 लाख की, 2 लाख की, कितनी भी अमाउंट हो चाहे मशीनरी की, वो मशीनरी परचेज की गई है। उसके बाद ही आपसे पूछा जाएगा कि डेप्रीशिएशन चार्ज किया गया है मशीनरी पर 10,000 का। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं मशीनरी की कोई ना कोई वैल्यू थी यहाँ पर, और उसके ऊपर जब डेप्रीशिएशन चार्ज किया गया तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो डेप्रीशिएशन क्या होता है, डेप्रीशिएशन क्या होता है, किसी भी एसेट की वैल्यू में जो हम उसको रेगुलरली यूज़ करते हैं किसी एसेट को, उसकी वैल्यू में जो कमी होती है उसी को डेप्रीशिएशन बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि मशीनरी की जो वैल्यू है वो 10,000 से कम हुई होगी, तभी उसके ऊपर डेप्रीशिएशन चार्ज किया है 10,000 का। तो हम मान लेते हैं कि जो मशीनरी की वैल्यू है वो 10,000 से कम हुई है। तो यहाँ पर जो भी मशीनरी की वैल्यू दी होगी उसमें से हमें 10,000 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और अब जो इसका दूसरा इफेक्ट होगा वो पड़ेगा कैपिटल के ऊपर। कैपिटल भी हमारी 10,000 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये था डेप्रीशिएशन वाला केस। नेक्स्ट 26 है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹1,000। 1,000 के गुड्स थे जो वो फायर की वजह से, आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए। तो यहाँ पर आपके पास स्टॉक में यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी गुड्स की। बिजनेस में जो गुड्स थे उनमें से 1,000 का जो गुड्स था, माल थे, वो ख़राब हो गए फायर की वजह से, मतलब वो जल गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो जो हमारे गुड्स थे वो कितने से डिक्रीज़ हुए, अब 1,000 के गुड्स जले हैं ना, तो 1,000 से ही डिक्रीज़ होंगे। और दूसरा इसका इफेक्ट सेम वही पड़ेगा कैपिटल के ऊपर। कैपिटल भी हमारी 1,000 से क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। 27 सोल्ड शेयर्स एट ₹15,000 कॉस्टिंग 10,000। 10,000 के आपके जो शेयर थे उन्होंने, आपने क्या किया, उन्हें 15,000 में सेल कर दिया, बेच दिया। अब इसको करते हैं, शेयर की वैल्यू थी 10,000, 10,000 के थे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई वैल्यू दी गई होगी शेयर्स की, चाहे कितने भी हों आपके पास अभी शेयर, लेकिन इन्होंने बोला है कि 10,000 के थे जो, तो 10,000 के जब हमने सेल किए तो 10,000 के शेयर यहाँ पर क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, कम हो गए, क्योंकि वो सेल कर दिए, 10,000 गए यहाँ से शेयर। सोल्ड एट ₹15,000, 15,000 में उन्हें हमने क्या किया है, सेल किया है। माइनस शेयर में से उतने ही करेंगे जो उनकी एक्चुअल वैल्यू है, जो उनकी कॉस्टिंग है वो माइनस होती है। लेकिन जो सोल्ड किया है, हमें उन्हें 15,000 में सेल किया है, तो मतलब कि कैश हमारे पास कितना आया है, 15,000 का कैश आया है। तो इसे यहाँ पर हम कैश की फॉर्म में ऐड कर देंगे 15,000। अब आप देखो यहाँ पर 10,000 के वो शेयर थे, लेकिन बेच दिया आपने 15,000 में, तो 5,000 का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, वो जाएगा कैपिटल साइड। कैपिटल में ऐड होगा 5,000 का जो आपको बेनिफिट हुआ है। नेक्स्ट 28 ट्रांजेक्शन देखो, परचेज बिल्डिंग ₹80,000, पेमेंट मेड इन कैश 40,000 एंड दी बैलेंस थ्रू अ लोन। आपने क्या किया, एक बिल्डिंग परचेज की, कितने की परचेज की, 80,000 की। 80,000 की बिल्डिंग तो परचेज कर ली, लेकिन जो उसकी पेमेंट थी उसमें से 40,000 तो कैश में पे कर दिया, और बचे हुए का आपने क्या करवा लिया, लोन करवा लिया। अब आपने सबसे पहले क्या देखना है कि बिल्डिंग एक्चुअल में कितने की आपने परचेज की। 80,000 की बिल्डिंग परचेज की है, और बिल्डिंग बिजनेस के लिए एसेट होती है, तो एसेट साइड हम यहाँ पर बिल्डिंग का कॉलम क्रिएट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 80,000 की बिल्डिंग है जो वो बिजनेस में क्या हुई है, आई है 80,000 की बिल्डिंग, तो इसलिए प्लस हो जाएगा एसेट साइड में। पेमेंट मेड इन कैश ₹40,000, लेकिन 40,000 की पेमेंट कैश में की है, तो सेम इसी के अकॉर्डिंग जिस टाइप से क्वेश्चन में बोला जाए आपको स्टेप वाइज चलना है। तो यहाँ पर हम 40,000 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि 40,000 की हमने पेमेंट कर दी। अब जो बच गए आप देख सकते हो कितने बचे, 80,000 की बिल्डिंग थी, 40,000 कैश में पेमेंट कर दी, तो 40,000 ही बचे हैं। उनका आपने क्या करवा लिया, लोन करवा लिया। और जो लोन होता है वो हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। अगर हमने किसी को लोन दिया है तो वो हमारे लिए एसेट है, अगर हमने किसी से लोन लिया है तो वो हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। अब यहाँ पर हमें क्या करने थे, 40,000 देने से थे, तो यहाँ पर लोन वर्ड का क्या मतलब है, हमारे लिए लाइबिलिटी। तो यहाँ पर लोन किस साइड रिकॉर्ड होगा, लाइबिलिटी साइड। ये आपकी लाइबिलिटी साइड है, यहाँ पर आप लोन लिखोगे, और कितने का, 40,000 का। अगर आपको चेक करना है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सही है या नहीं है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आपका जो
एसेट साइड है और लाइबिलिटी साइड है वो बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पर 80 में से 40 गए, 40 बच गए, और यहाँ पर एसेट साइड भी आपके, लाइबिलिटी साइड भी आपके 40 बच गए। तो हमारी जो ये ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुई है। अब 29 में आपकी लोन से रिलेटेड ही है। फॉलोइंग पेमेंट्स आर मेड, आपने ये पेमेंट की है, लोन दिया 10,000 का, लोन पे किया, लोन की अमाउंट थी, और इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बना था वो पे किया है आपने 1200 का। अब आपने यहाँ पर 40,000 का लोन करवाया था, उसमें से आपने 10,000 की पेमेंट कर दी, और जो इंटरेस्ट बना था 1200 का उसकी पेमेंट कर दी। अब इसको देखो कैसे, जब आपने लोन के 10,000 पे किए तो यहाँ पर हमारा लोन कितने से रिड्यूस हो गया, 10,000 से रिड्यूस हो जाएगा। अब एक्चुअल में हमारा लोन 30,000 का रह जाएगा, 30,000 का रह गया, लेकिन आपने साथ में इंटरेस्ट भी पे किया है। और जब आपने लोन के, सबसे पहले आप 10,000 को देखो, जब आपने लोन के 10,000 दिए तो आपके बिजनेस से कैश गया है, कैश दिया है आपने, तो यहाँ पर कैश से क्या हो जाएंगे, 10,000 कम हो जाएगा आपका कैश, क्योंकि आपने कैश दिया है। और क्यों दिया है, आपने लोन ले रखा था उसकी पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर लोन भी आपका 10,000 से कम हो गया। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने बोला है इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पर आपने जो इंटरेस्ट पे करना था वो 1200 था, और वो भी आपने पे कर दिया इंटरेस्ट। तो मतलब कि आपने एक्चुअल में कितनी अमाउंट पे की है, कैश की फॉर्म में कितनी अमाउंट गई है, 10,000 का आपके पास से लोन की अमाउंट गई, 10,000 के क्या थे, लोन की अमाउंट गई, और 1200 उसका इंटरेस्ट गया। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपने कितने पे किए हैं कैश की फॉर्म में, 11,200 पे किए हैं। तो यहाँ पर हमें 11,200 ही लिखना होगा, 11,200 से हमारा कैश रिड्यूस हो गया। अब अगर आप देखते हो तो आपका इक्वल नहीं है एसेट और लाइबिलिटी साइड। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि आपने जो 1200 का इंटरेस्ट पे किया है लोन पर, वो हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस है, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल में से भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कैपिटल में से भी रिड्यूस होंगे हमारे 1200, और अब जाके हमारा इक्वल होगा एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। सो आई होप आपको यहाँ से सारी क्लियर हो गई होंगी ट्रांजैक्शन। जब भी आपको इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इनमें लगभग वो सारी ट्रांजैक्शन है जिनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बना हुआ होता है, जिनको मिलाकर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग की जो फर्स्ट वीडियो है, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर हमने स्टार्टिंग में किया था बिजनेस स्टार्ट करने से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन। आपके पास जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें कोई ही पॉइंट ऐसा होगा जो इनसे रिलेटेड नहीं होगा, कोई 1-2 पॉइंट अलग हो सकता है, मुश्किल से वो भी, लेकिन सारे के सारे पॉइंट यही हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने +1 की बुक में जो होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर, और बीकॉम की बुक से लगभग सारी ट्रांजैक्शन निकाल ली थी जो मोस्टली पूछी जाती हैं और किस किस तरीके से पूछी जाती हैं। तो अब यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जिन बुक से मैंने इसको देखा है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं छूटी। अगर आप ये ट्रांजैक्शन क्लियर कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन 100% सही होगा।